हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एडीज। आज की वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो भाई डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में दी गई लाइंस की बात करूं तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठ सकता है कि भाई डीएनए का एक स्ट्रैंड ही क्यों आरएनए बनाता है, दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए क्यों नहीं बना सकते? इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बेटा, ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोट्स में आपके न्यूक्लियस में होती है। आज हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करने वाले हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी थी, जो कि कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसे कि आज हम पढ़ेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो जिस एंजाइम से होती है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। अब हमारा सवाल क्या था कि क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बनाते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, इसके बारे में अब मैं बात करने वाली हूं। अब ये देखिए, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये आपको पता है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर, दो स्ट्रैंड इसके पास होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए की स्ट्रैंड्स की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं ये स्ट्रैंड नंबर 1, इसका नाम मैंने दे दिया, ये है आपका डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 2, ठीक है। अब एमआरएनए कैसे बनता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बनता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, जो डीएनए का स्ट्रैंड है उस पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए एमआरएनए बनाता है। जैसे कि जो हमारा डीएनए 1 है, जो डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 1 है, इस स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है? ATGC प्रेजेंट है। आपको पता है डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ A प्रेजेंट है तो इधर थाइमिन प्रेजेंट होगा, इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन होगा। G विल पेयर विद साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन। ये आपको पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया है। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया? एमआरएनए बनाना शुरू किया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए कैसे बनाता है? इस डीएनए के स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड पर। ध्यान रखिएगा, आरएनए के पास थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। आपने जब डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस करना पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि डीएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। लेकिन आपके आरएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल। आरएनए के केस में थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल, ठीक है। यानी कि आरएनए जब बनेगा तब एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर नहीं करेगा, यूरैसिल के साथ पेयर करेगा, ठीक है। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने डीएनए के स्ट्रैंड 1 से क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड करने शुरू कर दिए। एडेनिन के अगेंस्ट क्या आ गया? यूरैसिल आ गया। टी विल पेयर विद एडेनिन, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ यू, टी के साथ ई। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये एमआरएनए बन चुका है। ये हमारा एमआरएनए 1 जो कि हमारे डीएनए के एक स्ट्रैंड से बना, ठीक है। अब हम डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर आते हैं। डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर भी आरएनए पॉलीमरेज आया, इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसने ऐड करना शुरू किया। थाइमीन के अगेंस्ट क्या आएगा? एडेनिन आएगा। एडेनिन के अगेंस्ट यूरैसिल, सी के अगेंस्ट जी, फिर सी, एडेनिन, यूरैसिल। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एमआरएनए 2 भी बन चुका है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ने अपना अपना एमआरएनए बना दिया है। अगर आप इन एमआरएनए के सीक्वेंसेस को देखो बेटा, एमआरएनए 1 का सीक्वेंस क्या कह रहा है? UACG, और एमआरएनए 2 का सीक्वेंस क्या कह रहा है? AUGC। इधर आते हैं, ये हमारा एमआरएनए 1 है, ये हमारा एमआरएनए 2 है। अगर आप इन दोनों एमआरएनए के सीक्वेंस देखो तो देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यूरैसिल पेयर्स विद एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन पेयर्स विद यूरैसिल, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अगर एमआरएनए बनाएंगे तो इन दोनों एमआरएनए का सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा।
यानी कि चांसेस हैं कि mRNA 1 और mRNA 2 के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे और दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड mRNA। ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर एक डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना देगा और डबल स्ट्रैंडेड mRNA कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है कि डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए। लेकिन अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे तो उस एमआरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स चिपक जाएंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। यानी कि हमारी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अधूरी रह जाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्योंकि प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो फिर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाने का क्या फायदा। इसीलिए कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है। दूसरा क्या रीजन है, एक केस हम ले लेते हैं कि चलो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में नहीं जुड़े, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल नहीं बना, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल नहीं बना। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने क्या कहा था कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। डीएनए के एक स्ट्रैंड ने क्या किया, एक एमआरएनए बनाया, दूसरे स्ट्रैंड ने दूसरा एमआरएनए बनाया, mRNA 1 mRNA 2। अब ये क्या करेगा, ये आरएनए अपना प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन 1, और ये आरएनए अपना प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन 2। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अकॉर्डिंग एक डीएनए मॉलिक्यूल से सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बन सकता है। लेकिन अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग एमआरएनए बनाते हैं तो दो टाइप के प्रोटीन बनेंगे, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के लॉ को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी कहती है कि ये जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसका एक स्ट्रैंड है, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है तो ये एक ही मॉलिक्यूल ना, एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स है ना, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल से सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बन सकता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड ने अपने अपने एमआरएनए बनाए, दोनों एमआरएनए ने अपने अपने प्रोटीन बनाए। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी जो कह रही थी कि एक डीएनए से सिर्फ एक प्रोटीन बनना चाहिए, वो चीज गलत प्रूफ हो रही है। वो चीज गलत प्रूफ ना हो तो डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड ही एमआरएनए बनाता है, ताकि ये एमआरएनए एक ही टाइप का प्रोटीन बना सके, दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ना बने। तो यही रीजन है। अगर कोई आपसे पूछे कि वाई ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस, तो आप दो रीजंस दोगे। पहला, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसिस होगी तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन सकता है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वायलेट हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर दो टाइप के एमआरएनए बनेंगे तो ये दोनों एमआरएनए अपने अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के एकदम अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये रीजन हमें पता चल गया। अब हम आते हैं वापस अपनी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। In prokaryotes, transcription takes place in cytoplasm, whereas in case of eukaryotes, it takes place in nucleus. अब नेक्स्ट चीज, कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, किसकी हेल्प से बनाता है? डीएनए की हेल्प से बनाता है ना, डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई दिस एंजाइम इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की हेल्प से आरएनए बनाता है। यानी कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर डिपेंडेंट है। डीएनए नहीं होगा तो ये एंजाइम आरएनए नहीं बना पाएगा, इसीलिए इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कहता है मैं जो आरएनए बनाऊंगा उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है इसकी। जो भी एमआरएनए में बनाने वाला हूं उसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि ये हमारा एमआरएनए है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगा बेटा। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ने जिस डीएनए से आरएनए को बनाया था उस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए, एंटी पैरेलल होनी चाहिए ना। अगर आरएनए पॉलीमरेज जो एमआरएनए बना रहा है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ने जिस स्ट्रैंड पर काम करा था वो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम था।
तभी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करके ही एमआरएनए बना। एमआरएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमारे डीएनए की स्ट्रैंड की पोलैरिटी के ऑपोजिट होनी चाहिए। एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी कि ये एमआरएनए जिस डीएनए से बन रहा है उसकी पोलैरिटी एमआरएनए के ऑपोजिट यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। बस यही कंडीशन होती है हमारे आरएनए पॉलीमरेज की। ये कहता है जो एमआरएनए में बनाऊंगा उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है, मंजूर है। अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इसमें एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं बेटा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। डीएनए मॉलिक्यूल का वो वाला रीजन जो कि एमआरएनए बनाएगा, दैट रीजन और दैट सीक्वेंस इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए which forms mRNA is known as structural gene। पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल आपका आरएनए नहीं बनाता है, डीएनए मॉलिक्यूल का भी कोई एक छोटा सा पार्ट आरएनए बनाता है एंड दैट छोटा सा पार्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। अब आता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? इस डीएनए मॉलिक्यूल के वो सीक्वेंसेस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ेगा ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू कर सके, उस सीक्वेंस को कहते हैं हम प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस होता है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ता है। सपोज ये हमारा प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर प्रमोटर से जुड़ता है, फिर आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करता है। टर्मिनेटर वो डीएनए का सीक्वेंस होता है जहां पर जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब देखो, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरे की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। आपको मैंने अभी बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो एमआरएनए बनाएगा उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जिस स्ट्रैंड को यूज करने वाला है आरएनए बनाने के लिए, उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगी। इन दोनों में से 3 प्राइम टू 5 प्राइम कौन सा है? ये वाला है। तो द स्ट्रैंड विच इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए हैज पोलैरिटी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और इस स्ट्रैंड को हम नाम दे देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये देखिए, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। दूसरा स्ट्रैंड जो कि आरएनए नहीं बनाता है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट हैज पोलैरिटी इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो हमें किससे काम है? हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड से काम है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जो एमआरएनए बनाएगा, टर्मिनेटर वो पार्ट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देगा, प्रमोटर वो पार्ट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करेगा। कौन सा एंजाइम एमआरएनए बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है, ये रहा हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसने क्या करना है? एमआरएनए बनाना है बेटा। एमआरएनए कैसे बनाएगा? जो हमारा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है जिसकी हेल्प से एमआरएनए बनने वाला है, उस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के जितने भी सीक्वेंसेस हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐड करके एमआरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज चाहता तो है कि मैं एमआरएनए बनाऊं, लेकिन वो खुद से इनिशिएट नहीं कर पाता है, तो उसकी मदद करता है एक फैक्टर जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा फैक्टर। इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का हाथ थामता है और बोलता है कि चल मैं तेरी मदद करता हूं ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए। तो ये सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जाकर प्रमोटर रीजन से जुड़ जाते हैं। वो यहां पर आ गए, ये रहा सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों प्रमोटर रीजन पर अटैच हो गए हैं। बस आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिख गया कि अब मुझे कैसे ट्रांसक्रिप्शन करना है। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है यहाँ पर और अब वो इस स्ट्रक्चरल जीन वाले रीजन पे एमआरएनए बनाना शुरू करता है। एमआरएनए कैसे बनेगा? यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है तो उसके ऑपोजिट क्या बनेगा? यूरैसिल। जी सी से पेयर करेगा, सी जी से, फिर ए आपका यूरैसिल से, थाइमिन आपका एडेनिन से। इस तरीके से हमारा एमआरएनए बन रहा है बेटा। ये एमआरएनए बन गया। एक चीज नोटिस कर रहे हो, एमआरएनए का सीक्वेंस और जो हमारा ये कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस सेम है। देखो यहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर भी ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर भी एडेनिन। बस डिफरेंस क्या जा रहा है? थाइमिन की जगह यूरैसिल लग रहा है, यहाँ पर यूरैसिल है, यहाँ पर थाइमिन है। तो जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो कि एमआरएनए नहीं बनाता है, कोडिंग स्ट्रैंड और हमारे एमआरएनए की पोलैरिटी सेम होती है। एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड
mRNA की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कोडिंग स्ट्रैंड की भी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और mRNA का सीक्वेंस सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है कि कोडिंग स्ट्रैंड में जो थाइमीन है उसकी जगह mRNA में यूरैसिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA में क्या सिमिलैरिटी होती है। दोनों की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और दोनों के सीक्वेंस सिमिलर होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है कि आपके कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन प्रेजेंट होता है और mRNA में यूरैसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारा mRNA RNA पॉलीमरेज ने बना दिया। अब RNA पॉलीमरेज बेटा जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा तो क्या हुआ, उससे एक फैक्टर आकर जुड़ गया। इस फैक्टर का नाम कहते हैं रो फैक्टर। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए RNA पॉलीमरेज से एक फैक्टर जुड़ा था, सिग्मा फैक्टर, ताकि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके, उसी तरीके से जब RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है तो उससे एक फैक्टर जाकर जुड़ता है जिसे क्या कहते हैं, रो फैक्टर। रोता रहता है, क्यों रो रहा है, क्योंकि इस रो फैक्टर की वजह से mRNA का बनना अब रुक जाएगा। रो फैक्टर जाकर हमारे RNA पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। ठीक है, यह है हमारा रो फैक्टर। रो फैक्टर से जाकर RNA पॉलीमरेज जुड़ जाता है। इसके जुड़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ये DNA mRNA का हाइब्रिड बन रहा था ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। DNA और mRNA के हाइब्रिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और आपका mRNA रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा RNA पॉलीमरेज ने फाइनली ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दिया है। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और हाँ, एक और चीज याद रखना, जब हमारा RNA पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से जाकर जुड़ता है ना, प्रमोटर रीजन से जुड़ने की वजह से अब DNA के स्ट्रैंड सेपरेट होने लग जाते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तभी तो जाकर mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने शुरू होंगे इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पे। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से समराइज कर देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA। RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। RNA पॉलीमरेज जो mRNA बनाएगा उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, यानी कि mRNA की डायरेक्शन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो जिस स्ट्रैंड पर, जिस DNA स्ट्रैंड पर RNA पॉलीमरेज काम करने वाला है उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। जो DNA स्ट्रैंड mRNA बनाने में हेल्पफुल होता है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। RNA पॉलीमरेज एक फैक्टर जो कि सिग्मा फैक्टर जिसे कहा जाता है उससे जाकर जुड़ता है। ये दोनों सिग्मा फैक्टर प्लस RNA पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से जाकर जुड़ते हैं, जिसकी वजह से DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। अब हमें हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल गया है जिसके न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करके हम RNA बनाएंगे। RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से रिलीज हुआ क्योंकि अब उसे mRNA बनाना है, उसे सिग्मा फैक्टर की अब जरूरत नहीं है, उसे बस इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत थी। अब क्या किया, RNA पॉलीमरेज ने हमारे स्ट्रक्चरल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करने शुरू करे, mRNA बन गया। जैसे ही RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे जाता है उससे एक रो फैक्टर जुड़ जाता है जिसकी वजह से ये हमारे DNA mRNA का जो हाइब्रिड था वो सेपरेट हो जाता है, mRNA रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से फाइनली हमारा mRNA बन चुका है। इस डायग्राम में अगर कोई आपको पूछे कि प्रमोटर कहां पर लोकेटेड है तो आप कहोगे प्रमोटर हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड में लोकेटेड है या फिर हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में लोकेटेड है। प्रमोटर की लोकेशन हम दो लोगों के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड में प्रमोटर लोकेटेड है या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में प्रमोटर लोकेटेड होता है। अब हमें दो लोकेशन ना याद करनी पड़े तो हम प्रमोटर की जो लोकेशन याद करते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा। तो कोई आपको अगर पूछे कि प्रमोटर कहाँ लोकेटेड होता है तो आप बोलोगे 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। एक्चुअल में 5 प्राइम किसका एंड है, कोडिंग स्ट्रैंड का एंड है। देखो ना, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में प्रमोटर प्रेजेंट होता है ना। तो कोई आपसे टर्मिनेटर की अगर पूछे कि लोकेशन क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो जब भी हम प्रमोटर या फिर टर्मिनेटर की लोकेशन डिसाइड करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। तो प्रमोटर इज लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है 3 स्टेप में होती है बेटा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जाकर जुड़ता है, ये दोनों मिलकर आपके प्रमोटर रीजन से जाकर जुड़ते हैं। अब इनिशिएट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर का काम नहीं है, सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। RNA पॉलीमरेज अब DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए RNA बनाना शुरू कर देता है। तो
इलोंगेशन वो स्टेप है जहां पर एक्चुअल सिंथेसिस हो रही है आपकी एमआरएनए की, ठीक है। टर्मिनेशन वो स्टेप होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से जाकर जुड़ जाता है। इसकी वजह से जो हमारा डीएनए और एमआरएनए का ये हाइब्रिड बन रहा था वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एमआरएनए रिलीज हो जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा था बेटा, क्या हुआ, यहाँ पर ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है, ये एक हाइब्रिड बन रहा था। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए एमआरएनए के हाइब्रिड से अलग हो गया। अलग होने की वजह से अब आपका एमआरएनए भी डीएनए के स्ट्रैंड से अलग हो गया और रिलीज हो गया। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन which takes place in cytoplasm in case of prokaryotes और यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस में होती है। तो बस यही है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जेनेटिक्स के वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।